हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग वसा के पाचन अवशोषण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि वसा का पाचन और अवशोषण कैसे होता है। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने वसा क्या है, वसा का संगठन, वसा का वर्गीकरण और संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा के बारे में समझा था और समझा था कि वसा के कार्य क्या है, वसा हमारे लिए किस प्रकार से कार्य करता है। तो चलिए आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और वसा के पाचन को समझने का प्रयास करते हैं। वसा का पाचन। वसा का पाचन किस प्रकार से होता है? देखिए, वसा का पाचन कार्बोज और प्रोटीन के पाचन से अलग है। बस क्योंकि वसा का पाचन मुंह से और अमाशय में नहीं होता है, यानी कि मुख गुहा और अमाशय में यानी कि पेट में नहीं होता है। तो वसा वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, क्योंकि वसा का पाचन मुख और अमाशय में इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ वैसा कोई इंजाइम्स नहीं है, कोई इंजाइम नहीं पाया जाता है जो वसा पर प्रतिक्रिया करे। अमाशय में लाइपेज इंजाइम है, परंतु वह क्या होता है, वो अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, इसलिए वसा का वहां पर पूर्ण पाचन नहीं हो पाता है। तो वसा का पाचन कहाँ होगा? अब छोटी आंत से प्रारंभ होगा। हम सभी जानते हैं कि वसा जो है, वसा का जो कंपोजिशन है, जो सरल वसा जो हमारे शरीर में पचता है, वो सरल वसा का कंपोजिशन क्या है? वो एक अणु ग्लूकोज और 3 अणु वसीय अम्ल के मिलकर होता है। किसे और उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। वसा जो होता है, साधारण वसा ट्राइग्लिसराइड के रूप में हम वसा जो हम खाते हैं, वसा जो भोजन के माध्यम से खाते हैं, भोजन के माध्यम से खाते हैं, वो क्या होता है? वो ट्राइग्लिसराइड होता है ना? यहाँ पे लिखते हैं ट्राइग्लिसराइड होता है। ठीक है, अब इस ट्राइग्लिसराइड में क्या है? ट्राइग्लिसराइड किससे बना होता है? तो ट्राइग्लिसराइड बना होता है एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु फैटी एसिड, 3 अणु वसीय अम्ल, है ना? वसीय अम्ल या फैटी एसिड। तो देखिए, हम समझ रहे हैं कि वसा का पाचन ट्राइग्लिसराइड के रूप में, हम जो भोजन लेते हैं वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है, जिसमें कि एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्ल होते हैं। लेकिन वसा हमारे शरीर में कहाँ पचता है? छोटी आंत से प्रारंभ होता है। अब हम देखते हैं कि वसा छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम्स उस पे कार्य करते हैं कि वसा का पाचन होगा। और वसा का पाचन के लिए उसका सिंपल, उस पर कोई भी एंजाइम ऐसे कार्य नहीं कर पाएगा जब तक कि उसका पायसीकरण नहीं होगा। पायसीकरण का मतलब होता है कि वसा के बड़े बड़े कण होते हैं, जो भोजन के माध्यम से खाते हैं तो हमारे पेट में बड़े बड़े कण के रूप में वो रहता है। तो उसको क्या होता है? उस पर पायसीकरण की क्रिया होती है, यानी कि उस पर इम्यूनिफिकेशन की क्रिया होती है। और उसको फिर क्या होता है? इम्यूनिफिकेशन होने से वो छोटे छोटे कण में टूट जाता है। छोटे छोटे कण में टूटता है, फिर भी वो ग्लिसरॉल, एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु फैटी वसीय अम्ल के रूप में ही रहता है ना? इसका पायसीकरण होने से भी वो क्या होता है कि एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्ल के रूप में ही होता है। तब क्या होगा? जब वसा छोटी आंत में पहुंचता है, आंत में पहुंचता है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे 3 प्रकार के जूस पाए जाते हैं, है ना? 3 प्रकार के वहां पे रस पाए जाते हैं। कौन कौन से रस होते हैं? तो यहाँ यहाँ 3 प्रकार के रस होते हैं। अब कौन कौन से रस होते हैं? तो पहला क्या है? पहला है आपका गैस्ट्रिक रस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस। दूसरा है आपका दूसरा है आपका इंट्रिक इंट्रिक जूस।
और तीसरा आपका होगा बाइल, बाइल जूस। ठीक है। गैस्ट्रिक रस यानी कि गैस्ट्रिक रस को कहते हैं अमाशय रस, अमाशय रस, है ना, अमाशय रस। उसके बाद आपका होगा आंतरिक रस, आंतरिक रस। और आपका इसको कहते हैं पित्त, पित्त रस, है ना। ये पित्त रस ही क्या करता है ना, ये पित्त रस ही वसा का, छोटी आंत में वसा का पायसीकरण करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है, और वसा के बड़े बड़े कण को छोटे छोटे कण में तोड़ देता है। अगर हमारे छोटी आंत में पित्त रस नहीं मौजूद हो रहता तो वसा का पाचन संभव नहीं है, क्योंकि छोटी आंत में पानी और जल और पित्त होता है। तो जल चूंकि वसा पर डिजोल्व नहीं है, वसा जल में डिजोल्व नहीं होता है, यानी कि घुलनशील नहीं है, तो जल से वो प्रक्रिया नहीं कर पाएगा। तो किससे प्रक्रिया करेगा, तो वो पित्त से प्रक्रिया कर सकता है। पित्त क्या करता है, पित्त में दो तरह के, पित्त का जो स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार का होता है। पित्त मान लीजिए ये ऐसा है, और तो इसका जो पित्त का जो ऊपर का सिरा होता है ना, वो क्या करता है, वो जल से क्रिया करता है, और जो पीछे नीचे का सिरा होता है वो वसा से क्रिया करता है। जब वसा छोटी आंत में पहुंचता है यूनिफिकेशन होने के बाद, उसका पायसीकरण होने के बाद, तो वहां पित्त क्या करता है कि छोटी वसा को चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक है। और उसका जो ये वाला ऊपर का पोर्शन है, ये पोर्शन पानी से क्रिया करता है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो वसा से क्रिया करता है। तो इस प्रकार वसा से क्रिया करके वो, और पानी के माध्यम से फिर वो कहाँ जाता है, लसिका में, लसिका तक उसको पहुंचा जाता है। लसिका में ही वसा का क्या होता है, अवशोषण होता है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वसा छोटी आंत में 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं। कौन कौन से, गैस्ट्रिक जूस, और अमाशय रस, आंतरिक रस, और पित्त रस। अब यही वसा का क्या करेंगे, पाचन करेंगे। ठीक है। अब ये किस प्रकार से पाचन करेंगे हम इसको अभी देखते हैं। पायसीकृत वसा जब छोटी आंत में पहुंचता है तब क्या होता है, उस पर ये तीनों जो रस होते हैं जो छोटी आंत में पाए जाते हैं, अमाशय रस, आंतरिक रस और पित्त, वो उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, तो पायसीकृत वसा पर क्या होगा, अग्नाशय से, जो अग्नाशय से, पेट से, इसको क्या होगा, अग्नाशय से, कहां से, अग्नाशय से कौन आएगा, अग्नाशय से क्या काम कर रहा है, लाइपेज, लाइपेज एंजाइम इस पर कार्य करेगा। ठीक है। तो इसे किस में बदल देगा, ये पायसीकृत वसा को किस में बदल देगा, डाइग्लिसराइड में। छोटी आंत में जो पायसीकृत इम्प्लीफाई जो वसा है, वो अग्नाशय रस और लाइपेज एंजाइम के प्रभाव से, अग्नाशय रस में पाए जाने वाले लाइपेज एंजाइम के प्रभाव से किस में बदल जाएगा, तो डाइग्लिसराइड में, है ना। डाइग्लिसराइड में ये बदल जाएगा। ठीक है। किसकी वजह से बदला, तो लाइपेज एंजाइम के वजह से वो किस में बदला, डाइग्लिसराइड एंजाइम, डाइग्लिसराइड वसा में। अब डाइग्लिसराइड वसा पे क्या होगा, पहला तो ये हो गया, दूसरा स्टेप कि डाइग्लिसराइड पर क्या कौन काम करेगा, तो डाइग्लिसराइड पे डाइग्लिसराइडेज एंजाइम, डाइग्लिसराइडेज एंजाइम काम करेगा। तो क्या किस पे बदल देगा, इसको बदल देगा मोनोग्लिसराइडेज में। ये डाइग्लिसराइडेज ने काम किया। ठीक है। एंजाइम ने काम किया, उस एंजाइम का नाम क्या है, डाइग्लिसराइड, पर डाइग्लिसराइडेज ने काम किया, तब उसको किसमें बदला, उसको मोनोग्लिसराइड में बदल दिया। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो पहले पायसीकृत वसा से लाइपेज ने काम किया, तो यहाँ पे एक ग्लिसरॉल, इसमें से एक वसीय अम्ल यहाँ से माइनस हो गया, है ना। एक वसीय अम्ल का क्या क्या हो गया, माइनस हो गया, एक वसीय अम्ल यहाँ से खत्म हो गया, है ना। क्योंकि एक वसीय अम्ल खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया, क्योंकि पायसीकृत वसा लाइपेज ने उस पर
काम किया, ठीक है, तो पचाने का काम किया, तो डाइग्लिसराइड में बदल गया। तो डाइग्लिसराइड यानी कि 2 उसमें अम्ल है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है। तो क्या हो गया, उसमें से एक अम्ल खत्म हो गया। अब चूंकि ये 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो इसमें क्या हो गया, डाइग्लिसराइड से पर डाइग्लिसराइडेज ने काम किया, तो फिर क्या हो गया, मोनोग्लिसराइडेज में बदल गया। तो यहाँ भी एक माइनस हो गया, एक बसीय अम्ल का माइनस हो गया, क्या ना, एक बसीय अम्ल यहाँ से भी निकल गया, बसीय अम्ल यहाँ से निकल गया। अब क्या बच गया, अब मोनोग्लिसराइडेज बच गया। अब बच गया लास्ट में मोनो, मोनो मतलब सिंगल है, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। लेकिन इस मोनोग्लिसराइड में अभी क्या है, अभी वसीय अम्ल और ये वसीय अम्ल और क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल अभी साथ साथ ही हैं। लेकिन वसा का पाचन कब होगा, जब मोनोग्लिसरॉल और वसीय अम्ल अलग अलग होंगे, है ना। उनका पाचन होने के लिए दोनों का पाचन और अवशोषण होने के लिए दोनों का अलग अलग होना जरूरी है। तो क्या हो गया, अब मोनोग्लिसराइडेज पर क्या काम करेगा, एक एंजाइम काम करेगा। मोनोग्लिसराइडेज समझ में आ गया कि डाइग्लिसराइड पर डाइग्लिसराइडेज एंजाइम काम करता है, तो मोनोग्लिसराइडेज में बदल जाता है, ठीक है। अब मोनोग्लिसराइडेज से भी एक वसीय अम्ल खत्म हो गया, अब सिंगल बच गया। तो ये क्या होगा, अब इस पे क्रिया करेगा कौन, मोनोग्लिसराइडेज, मोनोग्लिसराइडेज, मोनोग्लिसराइडेज एंजाइम काम कर रहा है, तो ये किसमें बन रहा है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल अलग अलग हो गए, वसीय अम्ल क्या हो गए, अलग अलग हो गए, है ना। तो इस प्रकार वसा का पाचन होता है। अब हम देखेंगे कि वसा का अवशोषण किस प्रकार से होता है, बचा हुआ भोजन हम अवशोषित किस प्रकार से करते हैं। तो वसा का जो अवशोषण होता है वो लसिका में होता है, ठीक है, लसिका में होता है। लेकिन कार्बोज और प्रोटीन का अवशोषण कहाँ होता है, तो वो रुधिर में होता है, रुधिर वाहिका में होता है। लेकिन वसा का जो अवशोषण होता है लसिका वाही में होता है, लसिका वाहिका में होता है। अब देखते हैं क्यों और कैसे। वसा का अवशोषण, वसा का अवशोषण, है ना, वसा का अवशोषण कहाँ होता है, तो वसा का अवशोषण होता है लसिका वाहिका में, वसा का अवशोषण होता है लसिका वाही में, वसा का अवशोषण लसिका वाहिका, है, लसिका वाहिका में क्या होता है, वसा का अवशोषण होता है। अब देखिए, जब वसा बचा हुआ वसा जो होता है छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में जब वसा पचता है तो किस रूप पचता है, उसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल क्या होता है, अलग अलग हो जाता है ना। तो छोटी आंत में, छोटी आंत मान लीजिए ये छोटी आंत है, सपोज दैट ये हमारा ये छोटी आंत है, ठीक है। अब छोटी आंत में जो हमने कहा कि वसा का पाचन कहाँ हो रहा है, लसिका में हो रहा है। छोटी आंत में लसिका होता है, ठीक है। ये सपोज दैट ये है लसिका, और लसिका के वहां क्या है, यहाँ पे हो जाएंगे रसांकुर, ये ऐसे रसांकुर है, ठीक है। रसांकुर के ऊपर क्या होते हैं, सूक्ष्मांकुर होते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बने होते हैं, ये है सूक्ष्मांकुर, ठीक है। ये हो गया लसिका, लसिका वाहिका, है ना। और ये आपका हो गया, इसको हम कह रहे हैं रसांकुर, और ये सूक्ष्मांकुर, है ना। अब देखिए, क्योंकि और यहाँ पे छोटी आंत में पानी के साथ साथ क्या होता है, पानी प्लस पित्त होता है ना, पानी और पित्त यहाँ पे होता है। क्योंकि वसा पानी में घुलनशील नहीं है, हम जानते हैं कि वसा किसमें है, वसा क्या होता है, पानी में घुलनशील नहीं होता है, वो किसमें घुलनशील होता है, फैट में घुलनशील होता है ना। तो पित्त, यहाँ पे पित्त रस, वसा यहाँ पे क्या होता है, पानी और पित्त होता है। अब चूंकि वसा पानी में नहीं घुल सकता, पानी के ऊपर तैरते रहता है, तो पित्त क्या करता है, पित्त
वहां पे उसको पित्त ने उसको पाइसीकरण किया है, छोटे छोटे कण में तोड़ा है। और पित्त क्या करता है, छोटी आंत में पित्त क्या करता है, वसा को जब देखता है कि वसा तो ऐसे क्योंकि पानी के माध्यम से तो वो आ नहीं पाएगा लसिका के पास और उसका अवशोषण नहीं होगा, तो पित्त क्या करता है कि पित्त वसा को चारों तरफ से घेर लेता है। बस जो छोटी आंत में पित्त होता है, मान लीजिए ये वसा है, और तो पित्त क्या करेगा, इसको चारों तरफ से इस तरह से घेर लेता है। पित्त का स्ट्रक्चर ऐसे है ना, चारों तरफ से इस तरह से पित्त ने इसको घेर लिया। तो ये क्या, और पित्त का एक छोरा क्या होता है, वो वसा से रिएक्ट करता है, वसा पर प्रतिक्रिया करता है, और दूसरा पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो ये जो सिरा है उसका है पानी के साथ प्रतिक्रिया, और ये इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। MYCCLLES, मिसेल्स। मिसेल मिसेल करता है कि कोशिक ये वसा के अणु को क्या करता है, ये ले आता है रसांकुर के पास, और रसांकुर के पास लाके उसको छोड़ देता है। फिर वापस खुद रसांकुर फिर वहीं रह जाता है और वसा लसिका के अंदर प्रवेश कर जाता है ना। इस क्रम को क्या कहते हैं, इस क्रम को मिसेल लगातार करते रहता है जब तक कि वसा का पूर्ण अवशोषण नहीं हो पाता है। ठीक है, जब वसा को यहाँ पर लाकर छोड़ते हैं रसांकुर के पास, तो वहां एक कोशिका के अंदर एक प्रोटीन का कार्य होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, प्रोटीन का वहां पे एक कोशिका के अंदर अंतःप्रदावी जालिका होती है, जिसको कि इंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन उस पर क्रिया करता है। ठीक है, अंत अंतर्द्रवी जालिका, जिसको क्या कहते हैं, जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःप्रदावी जालिका क्या करती है, वसा पर एक प्रोटीन का लेयर बना देती है। इस प्रोटीन के लेयर को क्या कहते हैं, प्रोटीन के लेयर को, इस पे जो एक प्रोटीन का लेयर बनाती है उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन का लेयर बनाती है, प्रोटीन का लेयर बनाती है किस पर, वसा पर। इसको कहते हैं काइलोमाइक्रोन्स, काइलोमाइक्रोन्स, है ना। और काइलोमाइक्रोन्स के रूप में ही वसा का लसिका में अवशोषण होता है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। वसा का अवशोषण कहाँ होता है, वसा का अवशोषण लसिका में होता है, लसिका वाहिका में होता है। ठीक है, और किस प्रकार से होता है, तो हमारी छोटी आंत में लसिका पाई जाती है, और लसिका के ऊपर क्या होता है, रसांकुर और शुष्कांकुर होता है। ठीक है, और छोटी आंत में चूंकि पित्त भी पाया जाता है, तो पित्त क्या करता है, वसा से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, और उसको रिएक्शन करके अभिक्रिया करके उसको कहाँ ले जाता है, रसांकुर के पास लाके छोड़ देता है। और ये जो स्ट्रक्चर बनाता है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, माइसेल्स कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, माइसेल्स कहते हैं। और ये क्या होता है, फिर वहां पे जब रसांकुर लाके इसको माइसेल्स को यहाँ पे छोड़ता है, तो वसा तो अंदर चला जाता है, और माइसेल वापस जो पित्त होता है वापस क्या करता है, फिर से दूसरा माइसेल बनाने में, मिसेल्स बनाने में लग जाता है। अब यहाँ पे चूंकि आया, कोशिका के अंदर आया, अंतःप्रदावी जालिका के अंदर आया, तो क्या हुआ, प्रोटीन उस पर एक लेयर बनाती है। ठीक है, प्रोटीन उस लेयर को क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन्स, है ना। काइलोमाइक्रोन्स के रूप में ही लसिका के अंदर, लसिका वाहिका के अंदर प्रोटीन का क्या होता है, वसा का क्या होता है, काइलोमाइक्रोन्स के रूप में ही वसा का अवशोषण होता है। आप इसको देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए वापस से। काइलोमाइक्रोन्स के रूप में ही वसा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख देती हूँ। वसा का अवशोषण लसिका वाहिका में पित्त के माध्यम से होता है, है ना।
माध्यम से लसिका वाहिका में इसका होता है। पित्त क्या करता है? पित्त वसा के साथ अभिक्रिया कर माइसेल्स बनाता है। फिर माइसेल्स रसांकुर माइसेल्स को अभिक्रिया कर माइसेल्स बनाता है। माइसेल्स वसा को रसांकुर के पास छोड़ देता है। जहां फिर क्या अंतःप्रद्रवी जालिका में अंतःद्रवी जालिका क्या करती है? अंतःद्रवी जालिका का प्रोटीन वसा पर एक लेयर बनाता है। जिसको कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स, है ना, जिसको काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं, है ना। काइलोमाइक्रॉन्स से ये सब इम्पोर्टेंट वर्ड होता है। काइलोमाइक्रॉन्स बनाता है और इस काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में ही फिर काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में वसा का क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। काइलोमाइक्रॉन्स के रूप में वसा का लसिका में अवशोषण हो जाता है। इस प्रकार वसा का क्या हो गया? इस प्रकार वसा का अवशोषण हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने वसा के पाचन और अवशोषण को समझा। ठीक है। अब बस 2-3 टर्म्स कुछ ऐसे हैं जैसे कि इम्प्लीफिकेशन यानी कि पायसीकरण। पायसीकरण क्या है? वसा के कण को छोटे छोटे भागों में तोड़ने को ही पायसीकरण कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा कि अब इस मिसेल्स को देख लेंगे कि मिसेल्स क्या है, इसको हम समझ लेंगे, काइलोमाइक्रॉन्स को समझ लेंगे। ये टर्म्स होते हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार वसा का पाचन और अवशोषण